नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके बारे में जानकारी लेकर आया हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कि हाल ही में जारी हुए कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन एवं इसके साथ साथ हाल ही में प्रयोगशाला सहायक अर्थात लैब असिस्टेंट वाले अभ्यर्थियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। और इसी के साथ साथ एलडीसी वाले अभ्यर्थी जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है उन सभी नवनियुक्त एलडीसी कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। खासकर वो कर्मचारी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं। दोस्तों, पहली महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर यह है कि फायरमैन के 2380 पदों पर निकली भर्ती। फायरमैन के 2380 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन निकला है, इसके लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो 25 मार्च है। और ये विज्ञापन जारी कहाँ से हुआ है ये भी आप देख लीजिए कि बिहार में फायरमैन के पदों पर भर्ती के लिए कुछ दिनों पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें महिला व पुरुषों के लिए कैटेगरी वाइज, संवर्ग वाइज अलग अलग पद दे रखे हैं। तो जो अभ्यर्थी फायरमैन का जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और इस भर्ती के पात्र हैं वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर csbc.bih.nic.in पर जाकर इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्किल जीडीएस के 1137 पदों के लिए निकली भर्ती। जीडीएस में भी 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए यहाँ पर 1100 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं वो यहाँ पर दे रखी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो 7 अप्रैल है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद में अगली अपडेट है, मंत्री बोले जल्द होगी 918 पदों पर भर्ती। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि कॉलेज व्याख्याता के 918 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया था और इसके बारे में फॉर्म भर लिए गए हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से कहा गया था कि 2 अप्रैल से इस भर्ती के लिए परीक्षाएं जारी हो जाएगी। अब 2 अप्रैल से परीक्षाओं का अगर आयोजन होता है तो कई सारे अभ्यर्थी जो स्थिति में बदलाव को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही इस भर्ती का आयोजन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी इस बात को लेकर असमंजस है कि कॉलेज व्याख्याता भर्ती की जो परीक्षा तिथि है उसमें बदलाव होगा या नहीं। इस बात को लेकर सभी अभ्यर्थी, सभी बेरोजगार अभ्यर्थी और इस भर्ती की तैयारी करने वाले सभी रोजगारशील अभ्यर्थी इस बात के इंतजार में हैं कि तिथि में बदलाव होगा या नहीं। इस बात को लेकर यहाँ पर गहन चर्चा चल रही है कि नया कानून बनाने को लेकर विचार नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि आरपीएससी द्वारा अगर सेट का एग्ज़ाम का आयोजन नहीं होता है तो उससे पहले इस भर्ती का निकाला जाना एक तरह से व्यर्थ है, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी जो NET नेट का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए सेट ही एक अलग ऑप्शन होता है। और यहाँ पर राजस्थान में 7 वर्षों से सेट की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। इसके बाद में अगली अपडेट है, रीट 2021 परीक्षा के बाद शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि रीट 2021 की परीक्षा के बाद भरे जाएंगे संस्कृत शिक्षा के रिक्त पद। अब यहाँ पर संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा है कि संस्कृत शिक्षा में जो भी पद खाली हैं उन पदों को यहाँ पर रीट 2021 के माध्यम से भरा जाएगा। इसके बाद में अगली अपडेट है पटवार वाले अभ्यर्थियों के लिए, उनके साथ साथ उनके लिए एक खुशखबरी ये भी है कि
पटवार भर्ती के एग्ज़ाम तिथि को लेकर अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जून महीने में पटवार भर्ती की परीक्षा का आयोजन होना संभव है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक बात कही है कि न्यू एग्ज़ाम पैटर्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी बजट सत्र में घोषणा की थी कि पटवार और ग्राम सेवक भर्ती के लिए नया पैटर्न लागू होगा। इसके लिए नया समान पात्रता परीक्षा पैटर्न जारी किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर दे रखा है कि जून या जुलाई में पटवार भर्ती की परीक्षा का आयोजन होने की संभावना है, लेकिन अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर है कि पटवार वाले अभ्यर्थी लगातार तैयारी जारी रखें, ताकि तैयारी के माध्यम से यहाँ पर ग्राम सेवक के 2500 से अधिक पदों पर आने वाली भर्ती में भी उन्हें मौका मिल सके। इसके बाद में अगली अपडेट है राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते की हालत। दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी को पता है कि इस सरकार ने अपने चुनावी वादे में कहा था कि बेरोजगारों को 3,000 और 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब यहाँ बेरोजगारी भत्ते के लिए 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन मात्र 1.5 लाख अभ्यर्थियों को ही बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। और ये भी उन खास नेताओं मंत्रियों के जिलों में मिल रहा है जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। हर जिले में इन बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। और हाल ही में इस बजट में एक और घोषणा की गई है कि बेरोजगारी भत्ते में वृद्धि करके 4,500 रुपये दिए जाएंगे। तो पहले तो हर अभ्यर्थी को, हर बेरोजगार को भत्ता मिले, ये बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। बेरोजगार भत्ते को बढ़ाना कोई प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है 15 लाख बेरोजगारों में से, तो ये कहाँ का उचित न्याय है। हर एक बेरोजगार को इसका भत्ता मिलना चाहिए, चाहे 4500 मिले, चाहे 4,000 मिले, चाहे 3,000 मिले। 3,000 रुपये भी मिलते हैं तो सबको मिले तो फ़ायदा है। इसके बाद में अगली अपडेट है जयपुर के CISF मैदान में सेना भर्ती। इसमें 70,000 से अधिक पदों के लिए 70,000 से अधिक बेरोजगारों के लिए आशाएं हैं। तो इन 70,000 बेरोजगारों के लिए यहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इनकी सूची यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो। इस बात को लेकर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली सरकार के अधीन लगभग 40,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इसमें DSSB के थ्रू 12,165 शिक्षकों की भर्ती का आयोजन किया जाएगा। तो देश भर में जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीटेट कर रखा है, उन सभी बेरोजगारों के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है कि दिल्ली बोर्ड से जल्द ही 12,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाना है। तो सीटेट वाले अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट का एग्जाम पास कर रखा है वो अवश्य रूप से इस भर्ती की तैयारी करते रहें। खासकर राजस्थान के वो अभ्यर्थी जो रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छा मौका है, क्योंकि लगभग सेम सिलेबस है, कुछ ही बदलाव करना है जिसमें आप DSSB भर्ती के पात्र हो जाएंगे। अब यहाँ पर जिसने सीटेट का एग्जाम पास कर रखा है वो सभी अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र अवश्य रूप से हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है प्रयोगशाला वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो प्रयोगशाला सहायक अभ्यर्थी जिनका चयन बाद की सूची जिसमें 55 अभ्यर्थियों को पास किया गया था, उस सूची वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान से दिनांक 12 मार्च 2021 को एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक भर्ती ग्रेड 3 2018 में नॉन TSP और TSP वाले चयनित अभ्यर्थियों के लिए जिन 55 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उनके जिला आवंटन हेतु जिला प्राथमिकता विकल्प पत्र 13 मार्च 2021 से चाहे गए हैं। अब वो विकल्प पत्र आपको कैसे भरना है इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि उस विकल्प पत्र को भरकर आपको किस जगह भेजना है, कहाँ जमा कराना है। तो उस विकल्प पत्र की सारणी को जिसमें आपको
जिले भरने हैं क्रम में, उन जिलों की सारणी को भरकर आपको इस ईमेल आईडी पर senior.secondaryeducation@gmail.com अवश्य रूप से ध्यान से देखें इस ईमेल आईडी को। और इस ईमेल आईडी पर दिनांक 13/3/2021 से दिनांक 16/3/2021, आज 14 तारीख है, 14 मार्च है, तो आपके पास 15 मार्च और 16 मार्च 2 दिवस अवश्य रूप से हैं। तो आप सोच समझ के अपना जिला आवंटन का विकल्प पत्र भरें और इस ईमेल आईडी पर भेज दें। जिला आवंटन विकल्प पत्र भरने के साथ साथ आप अपना एक व्यक्तिगत पहचान हेतु स्व प्रमाणित आधार कार्ड की प्रति अवश्य रूप से लगाएं, अर्थात एक फ़ोटो कॉपी जिस पर अपने सिग्नेचर हो, उसको ईमेल आईडी इस परफॉर्म के साथ स्कैन करके पीडीएफ बनाकर उस ईमेल आईडी पर भेज दें। अब जिन भी अभ्यर्थियों के रोल नंबर इस सूची में हैं, जिन भी अभ्यर्थियों के रोल नंबर इस सूची में हैं, वो इस विकल्प पत्र को भरना है। इस विकल्प पत्र में आपको अपने रोल नंबर भरने हैं, रोल नंबर के साथ साथ प्रार्थी या प्रार्थिया पर टिक करना है। इसके बाद में अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के पिता का नाम, जन्म तिथि जो कि आपको अंकों में लिखनी है, उसके बाद शब्दों में लिखनी है। इसके बाद में आपका मेरिट सूची क्रमांक कौन सा है या वरीयता क्रमांक कौन सा है वो, उसके बाद में आपका कैटेगरी कौन सा है और आपका चयन किस श्रेणी में हुआ है। यदि मान लो आप ओबीसी में हैं और आपका चयन जनरल में हुआ है तो वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में आपका स्थायी निवास का पता, स्थायी निवास का पता लिखने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी ऑफिस जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो लिखनी है और आपके जो नंबर चालू हैं वो नंबर लिखने हैं। इसके बाद में अब आपको जिला विकल्प भरने के लिए इस बात को अवश्य रूप से ध्यान रखना है दोस्तों कि सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर उस जिले का चयन करें जो आपका गृह जिला है। गृह जिले के बाद में आपके नज़दीकी जिले जो कि आपके आसपास के जिले हैं उनका चयन करें। नहीं तो जैसे अभी एलडीसी में हुआ है कि बेचारे कई सारे अभ्यर्थियों को अपने गृह जिले से 400 से 500 किलोमीटर दूर जिला आवंटन हुआ है। तो आप इस बात का अवश्य रूप से ध्यान रखें कि सबसे पहले अपना गृह जिला भरें, गृह जिला भरने के बाद में अपने आसपास के ज़िले भरें और आसपास के ज़िले भरने के बाद में उसके बाद में आपको दूरस्थ ज़िलों का चयन करना है। खासकर अपने दूरस्थ ज़िलों में जैसे पूर्वोत्तर ज़िलों के अभ्यर्थी बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे ज़िलों का चयन बाद में करें और पश्चिमोत्तर ज़िलों के अभ्यर्थी पूर्वोत्तर ज़िलों का चयन बाद में करें। इस प्रकार ध्यान रखते हुए आराम से तसल्ली से 1-2 रफ कॉपी निकाल कर, इस पेज की 1-2 रफ प्रिंट निकाल कर उसको आप पहले भर लें। उसके बाद में आप एक फेयर पेज निकाल कर उसमें वापस से अपनी सुंदर राइटिंग में भरें और उसे स्कैन करके पीडीएफ के माध्यम से उस ईमेल आईडी पर भेज दें। ये परफॉर्म मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पर आपको दिनांक, स्थान और आपका हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद में मंत्रालय कर्मचारियों जो कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि मंत्रालय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी जानकारी मिली है यहाँ पर, जिसका डीओ ने भी आभार जताया है। यहाँ पर शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के द्वारा जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में जितने भी एलडीसी कार्मिक हैं उनके लिए समस्या बना हुआ था कि द्वितीय शनिवार के एवज में उन्हें सीसीएल का प्रावधान है या नहीं, इस बात को लेकर कई सारे जिलों में डीओ कार्यालय से अलग अलग आदेश जारी हुए थे। तो अलग अलग जिलों के कर्मचारी इस बात को लेकर असमंजस में थे कि हमें सीसीएल प्रोवाइड की जाएगी या नहीं। तो यहाँ पर बीकानेर से सीधा एक ऑफिशियल नोट जारी हुआ है। इसके माध्यम से ही टोंक जिला शिक्षा अधिकारी ने भी तुरंत प्रभाव से समस्त मंत्रालय कर्मचारियों के लिए द्वितीय शनिवार के एवज में सीसीएल प्रदान करने का आदेश जारी किया है। तो जितने भी शिक्षा विभाग के मंत्रालय कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी अपडेट है कि उन्हें अब सीसीएल का अवकाश लेने से कोई भी प्रधानाचार्य या डीओ कार्यालय से कोई भी कार्य आपको नहीं रोक पाएगा। मतलब आपको निश्चित तौर पे आपको एक सीएल और सीसीएल मिलना आपके लिए अनिवार्य होगा। तो आप अवश्य रूप से निश्चित रूप से जब चाहे आप अपने द्वितीय शनिवार की सीसीएल का उपयोग
कर सकते हैं, परंतु ये अवश्य ध्यान रखें कि CCL का उपयोग केवल उसी महीने में होना अनिवार्य है। इसके बाद में अगली अपडेट है। इन सभी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ डेली अपडेट की जानकारियों के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।